खड़गपुर मंडल राजभाषा विभाग की ओर से आप सभी को हमारा सादर नमस्कार है। राजभाषा पखवाड़ा 2020 खड़गपुर मंडल में 14 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जा रहा है और आज समापन समारोह है। इस अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए हैं, हमें बहुत खुशी है। हमारे कार्यक्रम में श्री वीके चौधरी साहब हैं, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी हैं हमारे, और अपर मंडल रेल प्रबंधक भी हैं। अध्यक्ष के रूप में श्री मनोरंजन प्रधान साहब हैं, हमारे आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय। मुख्य अतिथि के रूप में सर्वों की अध्यक्षा श्रीमती प्रिया प्रधान जी उपस्थित हैं। विशिष्ट वक्ता के रूप में श्री राजीव जी आईआईटी से और श्री प्रेमपाल शर्मा वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे रेल परिवार रेलवे बोर्ड से जुड़े रहे हैं, श्री प्रेमपाल शर्मा जी हैं। और कार्यक्रम में व्याख्यान के बाद सभी के लिए प्रश्न काल रहेगा। विषय पर आधारित प्रश्न हमारे श्रोतागण पूछ सकते हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले पुनः एक बार मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं स्वागत भाषण के लिए अपने अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय, जो कि अपर मंडल रेल प्रबंधक भी हैं हमारे मंडल के, उन्हें आमंत्रित करता हूं। श्री वीके चौधरी सर। धन्यवाद। राजभाषा पखवाड़ा समापन समारोह के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक महोदय, समारोह की मुख्य अतिथि सर्वोध्यक्षा खड़गपुर, विशेष अतिथि वक्ता श्री प्रेमपाल शर्मा जी एवं श्री राजीव रावत जी, हिंदी शिक्षण योजना के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री कमलाकांत जी, सहकर्मी, शाखाधिकारी गण, राजभाषा पखवाड़ा के आयोजन से जुड़े हुए सभी अधिकारी कर्मचारी और विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले सभी रेल कर्मी, आप सभी का 2020 के समारोह में हार्दिक अभिनंदन है। बोलियां बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि खड़गपुर मंडल राजभाषा विभाग के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। गत एक वर्ष के भीतर राजभाषा विभाग को पुनर्गठित कर दिया गया है। विभाग के कार्य में गुणात्मक अभिवृद्धि हो, इसके लिए अत्याधुनिक सुविधा से पूर्ण नए कार्यालय की व्यवस्था की गई है। हिंदी पुस्तकालय के लिए सुविधाजनक जगह उपलब्ध कराई गई, जिससे पाठकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। मंडल कार्यालय के साथ ही स्टेशनों और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्दावली और वाक्यांश की सूची तैयार करके वितरित की गई है। हिंदी प्रशिक्षण के लिए वर्तमान सत्र में 22 कर्मचारियों को नामित किया गया है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 14 से 30 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यमों से निबंध, टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन, श्रुति लेख, स्वरचित कविता, कहानी एवं प्रश्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बहुत सफलतापूर्वक किया गया और ये पहली बार किया गया मंडल में। जिन्होंने राजभाषा विभाग को देखा होगा अभी कुछ दिनों में, उन्होंने महसूस किया होगा कि हम अब इस कार्य में काफी आगे बढ़ चुके हैं और इसमें सभी लोगों ने काफी सहयोग दिया है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा राजभाषा विभाग का एक नया बदला हुआ रूप है। ये हमारा पुस्तकालय, हिंदी पुस्तकालय है, जो पहले एक बंद कमरे में दूर कहीं हुआ करता था। उसको हम लोगों ने लिफ्ट के पास एक सुविधाजनक स्थान पे लगाया है, जहाँ से लोग आते जाते अपने ऑफिस में आते समय जाते समय
किताबों को इशू करा सकते हैं। ये हमारे कुछ प्रचलित वाक्यांश हैं जो स्टेशनों पे लिखे हुए मिलते हैं। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि उनमें ढेर सारी गलतियां रहती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए हमने एक प्रारूप तैयार किया और हर स्टेशनों पे इसको वितरित कराया गया है। सवानेट ऑफिस में भी इसको दिया गया है, जिससे सही वाक्यांश वहाँ पर हिंदी की सही वर्तनी का इस्तेमाल हो। आशा है कि हमारे समन्वित प्रयास से हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। धन्यवाद। विगत एक पखवाड़ा में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और इन आयोजनों में काफी भारी संख्या में रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। करीब 100 से भी अधिक कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया है, जिसकी रिपोर्ट बाद में हम लोग देंगे। और वर्तमान समय में मैं अपने प्रिय मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री मनोरंजन प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत करें। सर। सबको नमस्कार। सर्व अध्यक्षा श्रीमती प्रिया प्रधान एवं सर्व के सारे आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय अतिथि प्रेमपाल शर्मा जी एवं राजीव रावत जी, मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री वीके चौधरी, राजभाषा अधिकारी, बाकी हमारे डिवीजन के शाखा अधिकारी। आज के राजभाषा पखवाड़ा 2020 के लिए जो कार्यक्रम आयोजन किया है हमारे राजभाषा अधिकारी ने और बाकी लोगों ने, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कुछ दिनों में बहुत सारे हिंदी प्रतियोगिता सफलपूर्वक आयोजन किया गया था। इसके लिए काफ़ी लोग बहुत मेहनत की है, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ हिंदी का कार्य बहुत अच्छा से होता है। ये जितना होता था, हम लोग बंगाल में रहते हुए भी जितना होता था उससे भी हम लोग कई लास्ट, जैसे बाकी लोगों ने कहा, बहुत हम लोग लास्ट 1-2 साल में काफ़ी काम किया है। और अभी है, मैं ये आशा करूँगा बाकी हमारे जितने अधिकारी हैं यहाँ पे सब लोग राजभाषा विभाग का सहयोग करेंगे हिंदी में काम करने के लिए। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी और एक मीटिंग है अभी जनरल मैनेजर साहब के साथ अभी 3:15 बजे। मैं फिर आके आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग जारी रहेंगे। मेरा मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेगा। मैं फिर आके बैठूँगा यहाँ पे। तो आप लोगों को ये कार्यक्रम आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। खास करके हम दुबे जी, राजीव राव जी, प्रेमपाल शर्मा जी और सर्वाध्यक्षा श्रीमती प्रिया प्रधान और हमारे अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री चौधरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए। और ये कार्यक्रम को आप लोग आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय, हम आभारी हैं। आपने राजभाषा के बारे में विस्तार से बताया, हमारे मंडल की उपलब्धियों के बारे में बताया। हम कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ाते हैं और सर्वोध्यक्षा श्रीमती प्रिया प्रधान जो हमारे मुख्य अतिथि हैं इस समारोह की, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करता हूं 2 शब्द इस अवसर पर हमारे लिए कहें और हमारा मार्गदर्शन करें और हमें प्रोत्साहित करें। सर्वोध्यक्षा मैडम। हमारा EFR का वो हो सकता है ना। माइक्रोफोन ऑफ है मैडम आपका। अभी सुनाई दे रहा? जी जी हाँ। नमस्कार। रेल प्रबंधक महोदय, रेलवे के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा की पूर्ति की उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से तथा मेरी सर्व कार्यकारिणी की ओर से बधाई देती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि साहित्यिक तथा संयोजक दिल्ली माननीय श्री प्रेमपाल शर्मा जी, राजभाषा अधिकारी तथा सचिव नराकाश IIT डॉक्टर राजीव रावत, मंडल प्रबंधक श्री प्रधान, उपस्थित समस्त सम्मानित अधिकारी वर्ग,
राजभाषा अधिकारी दुबे जी, राजेंद्र दुबे जी, उपस्थित समस्त सुधीर वृंदों को मेरी तरफ से यथोचित प्रणाम। मुझे सर्वो की तरफ से आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए कहा गया, मैं आभारी हूँ। सर्वो सालों भर हिंदी भाषा के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, जैसे कि बच्चों के अंदर हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वरचित हिंदी कविता लेखन तथा हिंदी कविता आवृत्ति इत्यादि आयोजित किया जाता है और जिसमें बच्चे भारी संख्या में योगदान करते हैं, जो कि हमारे लिए आनंद की विषय है। इसके साथ साथ हमारी महिला उन्नयन संस्था नारी उन्नयन संस्था है ये सर्वो, जो कि सारा भारत में ईवो के नाम में जाना जाता है। दक्षिण पूर्व के लिए इसे सर्वो कहा जाता है। यहाँ महिलाएं सालों भर हर महीना कुछ ना कुछ प्रादेशिक भाषा को लेकर के उत्सव को मनाते हैं, नृत्य गायन संगीत परिवेशन करते हैं, लेकिन सबसे बड़े उत्सव से बड़े धूमधाम से मनाता है हमारा तीज उत्सव में। ये क्योंकि उत्तर भारत की, अगर मैं सही कह रही हूँ तो ये उत्तर भारत की आंचलिक भाषा है तीज, और तीज को मनाने के लिए वहाँ का आंचलिक भाषा जैसे कि हो गया ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी इत्यादि में संगीत गायन इत्यादि होता रहता है। और मुझे आज ये बात यहाँ उपस्थापना करने का उद्देश्य यह है कि नारी ही घर की मुखिया है, जो मैं मानती हूँ। तो अगर हमारी में जो संस्कृति है, जो कला है, वही बच्चों के अंदर विकसित होगी, तो हम जब बाकी फ्रेंड के साथ, अपने साथियों के साथ मिलके ये जो उत्तर भारत की भाषा संस्कृति को विनिमय करते हैं, ये चीज को हम अपने बच्चों के अंदर दे सकते हैं, ताकि राजभाषा और हिंदी के प्रति हमारे बच्चों में सहज और सुगम रास्ता ले। हिंदी जो कि ऋषि मुनि तपस्वियों की भाषा, जिसे लेकर के हजार लेखकों ने अपना कर्मभूमि बनाया था, आज उसी भाषा, जिस भाषा कभी स्वतंत्रता सेनानियों का शान था, आज उसी भाषा चंद मानसिक विकारग्रस्त, आधुनिकता के लिए मानसिकता विकारग्रस्त लोगों के लिए उसे आज एक इसका मान्यता नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जब कोई चीख चीख कर कहे मुझे रास्ता दो, मुझे बेड़ियां पहनाओ, उन्हें कौन समझाएगा खत्म हुई आजादी, खत्म हुई विदेशी शासन, अब तोड़ दो बेड़ियों को, तहे दिल से स्वीकार करो आसमां को, लेकिन ना भूलो धरती की प्यार को, ना भूलो धरती की प्यार को। आज हिंदी बोलने वालों को, पढ़ने वालों को अनपढ़ गवार माना जाता है। हिंदी अंग्रेज वक्त की मांग है, यह सही है, लेकिन क्या जरूरत के लिए अपनी नींद को छोड़ा जा सकता है? अपनी दूसरी भाषा को सीखना मेरे हिसाब से गलती नहीं, लेकिन अपनी भाषा के प्रति हीन मन्यता रखना, जैसे कि अपने देश के लिए गद्दारी की समान है। इसलिए मैं जिस दिन इस भारत भूखंड विभाजित हुआ, आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा को पाकिस्तान कह दिया गया, बाकी हिस्सा को हिंदुस्तान ना कह के भारत कहा गया। लेकिन ऐसा क्यों? लगता है जैसे कि जिस दिन से ये बात शुरू हो गया, तब से लेकर के अभी तक हिंदी के लिए हिंदी की संघर्ष चल के आ रही है। संस्कृत की लाडली बेटी, बड़ी बेटी के नाते हिंदी शायद प्रादेशिक भाषा को साथ में लेकर चलना चाहती है, ना कि अकेली, लेकिन इसीलिए उसे उसकी सम्मान मिलनी चाहिए। मेरी जानकारी में किसी भी स्वाधीन राष्ट्र में, किसी की राजभाषा, महत्वपूर्ण स्वाधीन राष्ट्र में किसी भी राजभाषा इतने दिन तक अपदस्थ नहीं रही। माखनलाल चतुर्वेदी जी के शब्द में हिंदी अनेक दिन तक अपने सिंहासन से तिरस्कृत रही। आज हिंदी की अस्मिता और वर्चस्व की स्थापना की जरूरत है। मुगल आए गोरी सबको मार भगाया था, सारा भारत जब आपस में हिंदी में जुट गया था, तभी तो हिंदी भाषा में होता है ये राष्ट्रगान। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से है हिंदुस्तान, हिंदी से है हिंदुस्तान। धन्यवाद। मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया था दुबे जी से, शायद मैं कुछ बोलिए। और 2 शब्द के बाद जो और एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपके संबोधन का, वह है आपकी कविता। एक बहुत छोटी कविता, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है आपकी, जिसमें लोग ईश्वर को छोटी छोटी बातों के लिए, हर बात के लिए कहते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हमारा ये हो जाए वो हो जाए।
अकर्मण्य बने रहते हैं, अपने कुछ नहीं करते। कुछ इसी भाव को दर्शाते हुए इसमें व्यंग्य का पुट भी है, वह कविता आप हमारे लिए प्रस्तुत करें मैडम, तो बहुत हम आभारी होंगे। छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक चलो भगवान को छुट्टी मिल गया। कविता का शीर्षक है चलो भगवान को छुट्टी मिल गया। तेरा तो काम हर गली में हर कोई इंतजार करते हैं तेरे ही राह। तेरा तो काम हर गली में हर कोई इंतजार करते हैं तेरे ही राह को। कभी तुझे इससे आती है बुलावा तो कभी उससे इतला। तुझे कभी उससे आते हैं न्योता तो कभी उससे बुलावा। तुझे फुर्सत ही कहाँ है मेरे पास आने को। तुझे फुर्सत ही कहाँ है मेरे तक आने को। किसी साहब को बीमारी लगी है तुझे ही दवाई जुगाड़ना है। किसी साहब को बीमारी लगी है तुझे ही दवाई जुगाड़ना है। किसी की बच्चा का इम्तिहान तो तुझे ही जाना है सूफ कलश और आम के पत्ते सजाने को। किसी का गाय दूध नहीं दे रही तुझे ही जाना है काट पानी करने को। फिर तुझे वक्त ही कहाँ है मेरे पास आने को। तुझे वक्त ही कहाँ है मेरे पास आने को। तेरा तो दुनिया भर का झमेला तेरा तो दुनिया भर का झमेला। शायद तू हो गया होगा दुबला। जा जा संभाल उस तरफ मेरा तो चल जाता है ऐसा ही। मेरा तो चल जाता है ऐसा ही। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। ईश्वर से शिकायत भी है इसमें और ईश्वर के प्रति अपार प्रेम भी झलकता है इस कविता में। आपका बहुत बहुत आभार मैडम जी, धन्यवाद आपको भी। कार्यक्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे विशिष्ट वक्तागण हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर राजीव रावत जी को। राजीव रावत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आईआईटी में वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं और नराकास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति खड़गपुर के सचिव भी हैं। उनके विशेष प्रयास से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति से जुड़े, चाहे वह रेलवे का कार्यालय हो, बैंक हो, LIC हो या अन्य केंद्रीय सरकारी संस्थाएं, सभी समय समय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। आजकल ऑनलाइन, जबकि पहले बुलावा आता था और सभी लोग एक जगह उपस्थित होकर के बहुत ही उत्सव का माहौल रहता था, उत्साह से हम लोग उसमें भाग लेते थे। तो मैं आमंत्रित करता हूं। उनके लिए विषय है भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मातृभाषाओं की भूमिका। श्री रावत जी, आवाज जा रही है मेरी? जी नमस्कार। जी नमस्कार, प्रारंभ करें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय, श्री प्रधान साहब, मैडम स्मरणिका प्रधान जी, हम सबके पूज्य, हमारी भाषा के पुरोधा, एक सात्विक जिद के धनी श्री प्रेमपाल शर्मा जी, ADRM साहब और शेष जन, राजेंद्र दुबे जी, पांडे जी, रेलवे के खड़गपुर ही नहीं बल्कि बाहर से भी जुड़े हुए सभी अधिकारी जो आज इस बैठक में हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है, इस विषय में काफ़ी दिनों से बात हम लोग कर रहे थे और हम चाहते थे कि इस हिंदी दिवस के साथ साथ हम अपनी सभी भारतीय भाषाओं की बात करें। और ये आज से ही नहीं, ये बहुत पहले से बहुत से विद्वानों का ये मत रहा है कि
मात्र हिंदी दिवस नहीं, यह भारतीय भाषा दिवस होना चाहिए। जहाँ तक राजभाषा का सवाल है और हिंदी का सवाल है या राष्ट्रभाषा का सवाल है, भारतवर्ष की सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा हैं और राजभाषा है। इस विषय का ध्यान इसलिए मुझे आया कि आज हम थोड़ा इस विषय पर बात करें कि आत्मनिर्भर भारत और भारतीय भाषाएं। हमने यह तलाश की कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से रोजगार के उन अवसरों की हमारे भारतीयों के लिए क्या संभावना है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ दीक्षित धनखोरी जी के शब्दों में कि कह दिया यूं ही बुरा, सोचे बिना समझे बिना। कह दिया यूं ही बुरा, सोचे बिना समझे बिना। ताक पर मत रख मुझे, जांचे बिना परखे बिना। हमारी ज्ञान परंपरा को इस अंग्रेजी ने बिना जांचे परखे और ताक पर, जो बाहर वाले कर गए वो तो ठीक है, वो जो कर गए, लेकिन उसके बाद भी लगभग 70-72 वर्ष बीत गए। मैं डीआरएम खड़गपुर का, रेलवे के समस्त अधिकारियों का, मैडम प्रधान का, श्री दुबे जी का, आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अपने हिंदी की विशेषता से लेकर के पूरा हिंदी और भारतीय भाषाओं को रोजगार से जोड़ते हुए काफ़ी विस्तार में अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। अब मैं श्री प्रेमपाल शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे रेलवे बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं काफी दिनों तक और हिंदी के विद्वान हैं। सबसे उनसे तो अब तक आमने सामने तो मिलना नहीं हुआ है, मगर उनके आलेखों, उनकी कहानियों और रचनाओं से कई बार सामना हुआ है। विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ते रहे हैं। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य वक्ता के रूप में, और हिंदी एवं भारतीय भाषाएं, वर्तमान और भविष्य, इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत सर। आदरणीय प्रधान जी, मैडम प्रिया प्रधान जी, राजीव जी, वीके चौधरी जी और मेरे रेलवे के सभी दोस्त तथा नगर राजभाषा के से जुड़े, मैं पहले यह स्वीकार करूं कि किसी भी नगर राजभाषा के साथ यह मेरा पहला मौका है संवाद करने का, और मुझे अच्छा लगा कि प्रिया जी और राजीव और दुबे जी आप सब मिलकर हिंदी अवसर के मौके पर ये बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे स्मरण हो रहा है कि खड़गपुर वाकई हमारी बहुभाषा का एक जिसे कह सकते हो क्रूसिबल है। उस दिन आईआईटी के भट्टाचार्य बहुत अच्छा हिंदी में बोले, अभी जो प्रिया जी बोली, लगता नहीं कि वो उड़िया भाषी, लगता है कि शायद हिंदी पट्टी का भी कोई विद्वान इतना अच्छा नहीं बोल सकता, और इतनी गहराई से उनकी कविता है। राजीव ने अभी जो बातें कही, मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है। बहुत बहुत बधाई राजीव जी, आपने बहुत गंभीरता से आत्मनिर्भरता की बातों को सामने रखा। मैं अब बात का सिरा
राजीव जी की बात से ही शुरू करता हूँ। एक आजाद देश, जैसा कि उन्होंने शुरू किया, प्रिया जी ने भी अपनी बात में यही कहा कि आजाद देश वही है कि जिसकी अपनी भाषा हो, अपनी संस्कृति हो। बहुत वक्त बीत चुका और शायद मुझे लगता है कि शायद हमें लगातार आने वाले वर्ष अपाहिज बनाते जा रहे हैं। सिंगापुर का नाम आपने सुना होगा। मौजूदा वक्त में जब भारतीय विश्वविद्यालय लगातार पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर अमीर का बच्चा इस समय अमेरिका, इंग्लैंड और सिंगापुर जा रहा है। मैं सिंगापुर की भाषा के संबंध में एक प्रसंग याद कर रहा हूँ। सिंगापुर के जो जन्मदाता 1965 में ली क्वान है, उनकी एक मशहूर किताब है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया से पहली दुनिया तक। तो उसमें शिक्षा के ऊपर एक अध्याय है। आत्मनिर्भरता की बातों पर मुझे याद आया, बहुत सारी बातें उसमें कि SEZ कैसे बने। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि सिंगापुर एक बहुत छोटा सा राष्ट्र है जिसमें सिर्फ सर्विस सेक्टर है। मलेशिया से अलग हुआ, लेकिन आज वो शायद दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में शामिल है। कैसे शामिल हुआ उसकी एक झलक में एक उदाहरण से दूंगा। ली क्वान लिखते हैं कि जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो वहाँ मेरे साथ बहुत देशों के बहुत लोग थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि मैंने देखा कि चीन के जो दोस्त थे, किसी भी समस्या को समझने में शायद वो मुझसे कई गुना तेज थे। मैं नहीं समझ पाता कि ऐसा क्या था कि जो मेरी समझ में देर से आता था। मैंने अनुभव किया कि उनकी समझ उनकी अपनी भाषा से बनी थी, यानी उनकी स्कूली शिक्षा मंदारिन यानी कि चीनी में हुई थी, और उसने उनकी शार्पनेस को, उनके चीज़ों को जोड़ने को, समझने को इतना अच्छा कर दिया था कि शायद वो क्लास में सबसे अव्वल रहते थे। ये ली क्वान कहता है, जिनके चीन के साथ भी संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे जितना कि मलेशिया से अलग होने पर। तो लिखते हैं कि मैंने फैसला किया, ये शुरू के 2 पन्नों पर ही आ जाती है बात। फैसला किया कि सिंगापुर लौटने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे मंदारिन भाषा में ही पढ़ें, और मैंने लौट के वही किया, न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, कि अंग्रेजी आप बाद में सीखेंगे, पहले अपनी भाषा में। वो लिखते हैं बड़े तीखी उससे कि मैं नहीं चाहता था कि जिन चीज़ों से मैं वंचित रहा, जिस समझ से, जिस प्रामाणिक ज्ञान से, अपने देश के भूगोल से, भाषा से, संस्कृति से, वैसा मेरे बच्चे भी रहें। वो मैंने पूरा किया। ठीक, और कहानी अभी बना दीजिए। आगे की लंबी। आप मेल इस बात देना से क्या समझ करना है? सकते हैं कि किसी देश मेल के मुझे कर दो। उत्थान के लिए उसका एक विजनरी जो राजनेता होता है वो कैसे कदम बढ़ा। मैं इसमें कुछ और प्रसंग बाद में जोड़ूंगा। अब आप इसको जोड़ के देखिए महात्मा गांधी से। 2 अक्टूबर आने वाला है, पूरा वर्ष हमारा महात्मा गांधी के 150 वर्षों के लिए याद किया गया है। कई तरह के प्रोग्राम, निबंध लिखवाए गए हैं, लेकिन महात्मा गांधी की भाषा की बात शायद आपने नहीं सुनी होगी, या सुनी होगी तो बहुत कम सुनी होगी। मतलब वो महात्मा गांधी जो देश की आज़ादी के लिए अपनी भाषा को पहले प्राथमिकता देता है। इंग्लैंड से लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका के दिन, क्योंकि अचानक ही रावत जी की बातों को सुनते हुए मुझे याद आया, दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हुए उन्होंने सबसे पहले यही एहसास किया कि भाषा अपने लोगों तक पहुंचने का सबसे मुख्य माध्यम है। इंडियन ओपिनियन निकाला, और कितनी भाषाओं में था वो? तमिल, उर्दू, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। आप समझ सकते हो, वहाँ मुसलमान भी थे, उन तक भी बात पहुँचनी चाहिए। तमिल की बहुत बड़ी आबादी थी, तमिल तक पहुँचनी चाहिए। गुजराती थे, गुजराती तक पहुँचनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि हमारे कर्णधारों ने, हमारी बात की शिक्षा नीतियों में धीरे धीरे ऐसा कैसे होता गया कि सिर्फ अंग्रेजी ही इस देश को आगे ले जा सकती है। यह मुझे लगता है हमारे देश के साथ, हमारे लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। गांधी हिंदुस्तान लौटते हैं जनवरी 1915 में। 1 साल तक गोखले के कहने से इस देश की यात्रा करते हैं बिना बोले, और उस यात्रा में
उन्हें समझा दिया कि अगर कोई भाषा है, याद कीजिए ये 100 वर्ष पहले की बात है, 104 वर्ष पहले की, जब अंग्रेजी राज था, मुसलमानी राज पर्शियन हमारे उनमें थी, डॉक्यूमेंट्स में, जमीन के आंकड़ों में थी। और गांधी जब पूरे देश की यात्रा करते हैं, उन्हें लगता है कि इस देश को कोई जोड़ती है तो यही भाषा है। मुझे अच्छा लगा जब प्रिया उड़िया होते हुए भी या मनोरंजन जी उड़िया होते हुए भी मतलब इतनी सहजता से बोलते हैं जैसे कि उस दिन भट्टाचार्य, रावत जी और मैं बोल रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बार बार ये स्मृतियाँ एक सुखद अनुभव देती हैं कि हम दूसरी भाषाओं वाले भी हिंदी को कितना सम्मान देते हैं। खैर, कांग्रेस की रातों रात जो परिवर्तन होता है, आपको याद है कि तिलक 1920 में धीरे धीरे पटल से हटते हैं और गांधी सफल होते हैं, तो इसलिए कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सारी देश के लिए उनका आग्रह था कि अपनी भाषाओं में वो भेजें। जो अब तक अंग्रेजी वकीलों का एक वो बना हुआ था एलिट्स, उनको रातों रात जमीन से जोड़ दिया गया। यात्रा आगे बढ़ती है, मैं आपको अंत की तरफ ले चलता हूँ भाषा के मसले पर, इसलिए कि मुझे सिंगापुर की उस ली क्वान की बहाने गांधी जी की याद आई। 1946 में महात्मा गांधी ने बहुत लंबा पत्र लिखा है नेहरू जी के लिए, और मेरी अंदर से एक जिसे कह सकते हैं कि रोम रोम पुलकित हो रहा है। और वो लिखते वक्त पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि इसे किस भाषा में लिखूं, लेकिन अब हम आज़ादी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसे पत्र को तो मैं हिंदुस्तानी में लिखूं, नेहरू के पत्र। और फिर वो एक के बाद एक लगभग 5000 शब्दों का पत्र नेहरू जी को लिखते हैं हिंदुस्तानी भाषा में। याद रखना, गांधी हिंदुस्तानी के पक्ष में थे, और जब मैं भारतीय भाषाओं की बात करता हूँ तो हिंदुस्तानी में सारी भारतीय भाषा थी। कोई उड़िया का शब्द भी है, कोई गुजराती का भी है, कोई पंजाबी का भी है। व्याकरण की हिंदी की बहुत सख्ती काम नहीं आएगी, न संस्कृत की महिमा। उर्दू के शब्द अंग्रेजी के अगर सहज शब्द हैं तो उनको भी लिए। ये वाली भाषा महात्मा गांधी के पक्ष में थी। अब मैं आपको इतिहास के उस पन्नों की तरफ ले जा रहा हूँ कि फिर क्या हुआ। इतना लंबा पत्र, गांधी जी को उम्मीद थी कि शायद नेहरू इस पर सोच कर लिखेंगे, लेकिन 4 दिन के बाद शायद नेहरू का पत्र अगस्त 1926 का है। मेरे इतिहास का विद्यार्थी होने की वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। 4 दिन में ही, और छोटा सा जवाब, और वो भी अंग्रेजी में। आप समझ सकते हैं कि सत्ता की भाषा क्या होने वाली है। अगला पड़ा बंगाल की धरती, नोआखाली, दंगे हो रहे हैं, लोगों को समझाना है। महात्मा गांधी का फैसला था इन सबको मैं सिर्फ हिंदुस्तानी में ही संबोधित करूंगा। इसका नाम क्या है? किसी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? जिसे विजनरी राजनेता कहते हैं, जो अंग्रेजों के ग्रुप भी शब्द है। दुनिया में न डूबने वाले सूरज को डुबो सकता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। उसकी आत्मा की आवाज क्या कहती है कि मेरा देश का रास्ता क्या होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होगा। उन लोगों की भाषा जो लोक की भाषा के हिसाब से बनाई गई। हाँ, एक बार पुनः राजीव जी, प्रधान जी, प्रिया जी, दुबे जी और आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। तो उनके अंदर गूंजा होगा कोई प्रश्न? जी, आपकी महानता है कि आप ऐसा कह रहे हैं, और इसमें सच्चाई भी है। हमारे जितने यहाँ श्रोता बंधु हैं, इसमें सभी वर्ग के हैं और सभी एक से बढ़ करके एक हैं। और सभी वर्ग कहने का मतलब कि ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक के अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावे रेल के अलावे बैंक, LIC और अन्य संस्थानों के भी श्रोतागण इसमें शामिल हुए हैं, और काफ़ी दूर दूर से भी लोग शामिल हुए हैं। तो यह आपके नाम का प्रभाव है, जहां तक मैं समझता हूं, राजीव जी और आदरणीय प्रेमपाल शर्मा जी। और हम बहुत आभारी हैं कि आपको हमने सुना, और हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का रोजगार के साथ क्या संबंध है, और अंग्रेजी की तुलना में इसका क्या महत्व है,
इस पर सारगर्भित व्याख्यान आपने दिए जिसे समझने का हमें मौका मिला। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और इन दो विषयों पर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मातृभाषाओं की भूमिका और हिंदी एवं भारतीय भाषाएं वर्तमान तथा भविष्य, इन दोनों विषयों पर हमारे विद्वान श्रोतागण यदि इस पर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है और प्रश्नकाल हमारा प्रारंभ हो रहा है। आप प्रश्न करें और हमारे अतिथि वक्तागण इसका उत्तर देंगे। कोई भी आप अपना माइक अनम्यूट करें और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ लें और ये बता दें कि वो प्रश्न किनसे संबंधित है। मैं विजय चौधरी बोल रहा हूँ सर। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बट मैं जो हमारे आदरणीय विशेष अतिथि श्री प्रेमकाल शर्मा जी ने कहा सिंगापुर के बारे में जो एक एग्जाम्पल दिया था, बताना चाहूंगा कि सिंगापुर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने मूल देश मलेशिया से कभी अलग नहीं होना चाहता था। अन्यथा हर देश, जैसा आप लोग जानते होंगे कि बहुत से देश दूसरे देश से अपने ही देश से अलग होने के लिए अभी भी इस प्रयास करते हैं, प्रयास किए और अलग नहीं हुए। लेकिन सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश था जो कभी भी मलेशिया से अलग नहीं होना चाहता था, और मलेशिया ने उसको इसलिए अलग किया कि वो उनको लगा ये भूभाग किसी काम का नहीं है। और आज आप देखे होंगे कि सिंगापुर ने जो डेवलपमेंट किए हैं, जो विकास किए हैं, उसको सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया उसको अपना रही है। और जैसा आज बताया है आदरणीय शर्मा जी ने कि उन्होंने अपनी भाषा को माध्यम बनाया आगे बढ़ने का, ये बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने जो किया, आगे बढ़ाया अपने देश को। आज सब लोग मतलब सिंगापुर की तरफ देखते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, एजुकेशन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी मॉडल, सब लोग सिंगापुर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो प्रेमकाल शर्मा जी ने कहा था कि आप हम बड़ौदा में 96 से लेके 2001 तक रहे हैं, तो यस, मैं उस समय था जब आपने हम लोगों की क्लास लिए हुए हैं और जी, तो ये हमारे अपने होते हैं जी। थैंक यू।